Hello everyone. So this is my first lecture on principles of vaccination. If you look at the term vaccination, the term has been derived from vaka. Vaka means cow. So the father of vaccination is Dr. Edward Jenner, and he was the one who first developed vaccine against smallpox or any vaccine. He was the first person to develop vaccine, and because he developed vaccine using cow, he used cow for developing the first vaccine, that is against smallpox. He gave the term vaccination. So Dr. Edward Jenner is the father of vaccination, and besides Dr. Edward Jenner, Dr. Louis Pasteur should also be given credit for development of vaccination, because he did a lot of work on development of vaccines against several infectious diseases. So let's begin with the topic, principles of vaccination. So first let us see vaccination. So the simple definition of vaccination is intentional exposure to forms of a pathogen that do not cause disease, that is a vaccine, eliciting protective immunity against the pathogen. So vaccination is basically, it is a technique where there is an intentional exposure to the forms of pathogen that do not cause a disease, and this exposure leads to the development of protective immunity against the pathogen. So this is a simple definition of vaccination. And so basically vaccination induces immunity. Okay, so vaccination induces immunity. And what is immunity? Immunity is a state of protection against an infectious disease. Therefore vaccination provide protective immunity. तो अगर देखें तो वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक है, क्योंकि ये जो है हमें प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमें ये प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस. एक तरह से डिजीजेस को होने से प्रिवेंट करती है. ठीक है, तो जो वैक्सीनेशन है दैट इज अ प्रिवेंटिव मेजर बिकॉज इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग द डिजीज. इसलिए ये बहुत यूजफुल, बहुत बेनिफिशियल टेक्निक है. सो लेट्स मूव फर्दर. So for understanding principles of vaccination, basic knowledge of immune system is required. तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इम्यून सिस्टम को लेके, और थोड़ा सा और इसमें देखते हैं. So let's have a look on immunization. Immunization क्या होता है? Immunization is a process of eliciting a long-lived state of protective immunity against a disease-causing pathogen. Basically immunization में immunity is attained against the disease. ठीक है, basically it is a process जिसमें कि long lived immunity is basically generated against the disease causing pathogen. So there are 3 रूट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन. तो इम्यूनाइजेशन को अटेन करने के लिए 3 रूट्स होते हैं. पहला तो नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल एक्सपोजर टू लाइव पैथोजन फॉलोड बाय रिकवरी. तो उसमें क्या है कि नेचुरल इन्फेक्शन होता है, पर्सन को इन्फेक्शन हुआ, वो बीमार पड़ा, वो रिकवर किया, एंड वाया दिस ही अटेन्स इम्यूनाइजेशन. द सेकेंड रूट इज वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल एक्सपोजर. एक इंटेंशनल एक्सपोजर होता है, आर्टिफिशियल एक्सपोजर होता है. उसमें वो पैथोजेंस जो डिजीज कॉज नहीं कर सकते उनको एक्सपोज करते हैं और उनके एक्सपोजर से इम्यूनाइजेशन अटेन होती है. सेकेंड पे. थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज. ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करके भी इम्यूनाइजेशन अटेन हो सकती है. सो दीज आर द 3 रूट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन. तो ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज में जो कॉमन एग्जांपल है वो है ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू फीटस एंड फ्रॉम मदर टू इन्फेंट वाया मिल्क. ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं. तो लेट्स मूव फर्दर. ओके, सो द फर्स्ट 2 रूट्स, इनसे क्या होता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है. ठीक है, नेचुरल एक्सपोजर से और आर्टिफिशियल एक्सपोजर से.
टू द पैथोजन, ठीक है, उससे एक्टिव इम्यूनाइजेशन अटेन होती है, ठीक है। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली जब नेचुरल एक्सपोजर होता है या जब वैक्सीन जब इंड्यूस करते हैं तो उससे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है अगेंस्ट द पैथोजन, एक पूरा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। उसमें क्या होता है, आपको पता है कि इनेट जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं उसकी दो आर्म्स होती हैं, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो इनेट तो चलो होता ही है, इनहेरेंट। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, बेसिकली एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसमें कि मेमोरी जनरेट होती है, ठीक है। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में टी सेल्स बी सेल जनरेट होते हैं और मेमोरी टी और बी सेल जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें कि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज है, दिस कम्स अंडर पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी देती है। इसमें क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो फाइट करती है इन्फेक्शियस एजेंट को, ठीक है, लेकिन कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वो दिस गिव्स लॉन्ग लिव्ड स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन, ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत लंबे समय तक ये प्रोटेक्शन देता है, मे बी फॉर फ्यू ईयर्स एंड मे बी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। कुछ केसेस में तो पूरी उम्र तक बंदा इम्यूनाइज्ड रहता है और कुछ केसेस में कुछ सालों तक इम्यूनाइज्ड रहता है। तो ये लॉन्ग लिव्ड प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जो लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है वो शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देता है। शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन मतलब कुछ महीनों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इसमें प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है ना। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो लेट्स मूव फर्दर। सो पैसिव इम्यूनाइजेशन, so these are the two scientists, Emil von Behring and Shivasaburo Kitasato. These two scientists did a pioneering work on passive immunization, as these were the first to show that immunity elicited in one animal can be transferred to another by injecting serum from the first. So these two scientists, they discovered that when they injected pathogen to one animal and then transferred the serum to another animal, they saw that in another animal, the second animal, immunity was attained. So these two scientists were first to basically discover passive immunization. So for his work, Emil von Behring, for this work, Emil von Behring got the Nobel Prize in 1901. And I don't know why Shivasaburo Kitasato did not get the Nobel Prize, because दोनों ने एक जैसा ही काम किया था, but he got the prize, Emil von Behring. So let's move further. So basically, and passive immunization में क्या है, preformed antibodies are transferred to the recipient. Basically, antibodies are transferred. And the passive immunization is achieved by 2 ways. One is by natural way, that is from mother to fetus in the form of IgG through placenta, and from mother's milk to infant in the form of IgA. तो ठीक है, आपको पता है कि मदर से फीटस में एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू मदर की जो एंटीबॉडी है IgG, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, और जो मदर के अंदर फीटस को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो IgG के थ्रू मिलती है। और उसके बाद फिर मदर के मिल्क में IgA होता है, और बाय दिस IgA द इन्फेंट गेट्स द प्रोटेक्शन। और सेकेंड इज़ द आर्टिफिशियल वन, जिसमें कि रेसिपिएंट इज़ इंजेक्टेड विद प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज कॉल्ड एंटी सीरम फ्रॉम द इम्यून इंडिविजुअल। तो इसमें क्या है कि जो रेसिपिएंट है उसको प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जाती हैं, और ये जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं इनको एंटी सीरम बोलते हैं, ठीक है। और इससे इम्यूनिटी अटेन होती है। सो दीज आर द 2 ways by which passive immunization can be achieved. Now, so conditions where passive immunization is necessary. अब आप अगर एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन को कंपेयर करो तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन बेटर है,
क्योंकि एक्टिव इम्यूनाइजेशन में लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी अटेन होती है, ठीक है, उसमें लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनाइजेशन होता है। और पैसिव इम्यूनाइजेशन तो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए या एक आध साल के लिए। तो लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की कंडीशंस होती हैं जहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज कंडीशंस। द फर्स्ट इज इम्यून डेफिशिएंसी, स्पेशली कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड बी सेल डिफेक्ट्स। तो जहाँ पे इम्यून डेफिशिएंसी है, अगर कोई इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, अगर उसको बी सेल डिफेक्ट है, अगर बी सेल्स नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, कॉन्जेनिटल है यानी कि बाय बर्थ है, या फिर आफ्टर बर्थ ही बी सेल्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, तो ऐसे इंडिविजुअल्स में पैसिव इम्यूनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो नहीं सकती है, क्योंकि बी सेल्स जो है वो डेवलप ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स में पैसिव इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है। और उसके अलावा इफ़ देयर इज़ एक्सपोजर टू सम टॉक्सिन और विनो, ठीक है, और जैसे कि एकदम इमीडिएट थ्रेट आ जाता है लाइफ पे कि जैसे अगर मधुमक्खी काट ले तो उससे तो नहीं, लेकिन हाँ कोई सांप बिच्छू काट ले या कोई टॉक्सिन अगर बॉडी में चला जाए तो उसके लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो पैसिव इसमें क्या होता है, इसमें एंटीडोट इज़ यूज्ड। तो एंटीडोट क्या है, एंटीडोट इज़ नथिंग बट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द विनोम और टॉक्सिन, ठीक है। सो इन दिस केस देन third is exposure to pathogens that can cause death faster than an effective immune response can develop, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा पैथोजन बॉडी में एंटर किया है जिससे कि बहुत कम समय में डेथ हो सकती है, ठीक है, यानी कि अब जैसे जो मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी पिछले लेक्चर में, आपने देखा होगा कि उसमें दिस इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड नो नॉट, उसमें क्या है कि जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है आफ्टर एक्सपोजर टू द पैथोजन, उसको जनरेट होने में कोई 3 से 4 दिन लगते हैं, ठीक है। जब भी कभी एक्सपोजर होता है एंटीजन का तो पहले 3 दिन तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स ही टैकल करता है एंटीजन को, ठीक है। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप होने में टाइम लग जाता है, 3 to 4 डेज़ में तो शुरू होता है डेवलप होना, और कोई 10 या 11 डेज़ में पीक में डेवलप होता है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह के पैथोजन्स हों जो इन्फेक्ट करे और कुछ घंटों में 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर जिसमें डेथ हो जाती है, ठीक है। ऐसे पैथोजन्स का अगर इन्फेक्शन होता है तो उस केस में भी पैसिव इम्यूनाइजेशन ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि टिटनस का एक इसमें एग्जांपल है, टिटनस है, बॉटुलिज्म है, ठीक है। टिटनस में भी अगर एक्सपोजर हो जाए तो बहुत जल्दी उसमें डेथ होती है, तो उस केस में भी अब जैसे अब अगर कभी जैसे चोट लग जाती है हमको, कहीं हम सड़क में कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक लोहे की किसी चीज़ से अगर चोट लग गई तो कहा जाता है कि कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपको टिटनस का वैक्सीन लेना है, ठीक है। तो दैट इज़ पैसिव इम्यूनाइजेशन। जो टिटनस का वैक्सीन है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं अगेंस्ट द टिटनस टॉक्सॉइड, ठीक है, तो वो लेना पड़ता है कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ तो ये 3 कंडीशंस हैं जहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो आप देखते हैं सर्टन रिस्क्स एसोसिएटेड विद पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड रहते हैं। तो क्या रिस्क है, दैट इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी जनरेटेड अगेंस्ट द वैक्सीन। तो उसमें क्या है कि अब क्योंकि आप एंटीबॉडी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है या जो इम्यून रिस्पॉन्सेस हैं, इम्यून रिस्पॉन्स है, उसका एक फीचर है, एक एट्रीब्यूट है, दैट इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। तो हम जो एंटीबॉडी ट्रांसफ़र हो रहा है वन इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, तो दूसरे इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको फ़ौरन जान सकता है, ठीक है। वो उसको लगेगा कि बाहर से आया है, ये सेल्फ नहीं है, ये नॉन सेल्फ है। तो ऐसे केसेस में
एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ट्रांसफर्ड एंटीबॉडीज़ हैं वो इनफेक्टिव हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है वो काम ही ना करें, क्योंकि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो उनको फ़ौरन जान रहा है। ऐसा कॉमन होता है जब एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ में एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हॉर्स में एंटीडोट या एंटी सीरम तैयार किया और वो एंटी सीरम को ट्रांसफ़र किया ह्यूमंस में। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे इंटर स्पीशीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है एंटीबॉडीज़ का, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, नॉट इन ऑल बट इन सम इंडिविजुअल्स। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि सम इंडिविजुअल्स आर वेरी हाइपर सेंसिटिव टू द फॉरेन एंटीजेंस। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि फॉरेन एंटीजन डाला, फॉरेन एंटीबॉडी डाली, तो उससे हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, जिसका कि बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकता है ऑन द इंडिविजुअल, डेथ भी कॉज हो सकती है। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट हो सकता है अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजेंस। तो यहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं। आगे मूव करते हैं। अभी देखते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन बेसिकली जो एम होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन का, वो होता है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड एंड मेमोरी इज जनरेटेड। तो बेसिकली ये जो मेमोरी है इसकी वजह से ये एम, जनरेशन ऑफ मेमोरी इज़ द मेन एम ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो जो मेमोरी जनरेट होती है उससे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट द पैथोजन। तो इसमें बेसिकली आइडिया क्या होता है, व्हेन एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज सक्सेसफुल। ठीक है, अगर वैक्सीन दिया गया है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, अ सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द पैथोजेनिक एजेंट इलिसिट्स अ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दैट सक्सेसफुली एलिमिनेट्स द पैथोजन और प्रिवेंट्स डिजीज मीडिएटेड बाय इट्स प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है कि जब वैक्सीन दिया इंडिविजुअल को, ठीक है, वैक्सीन दिया और वैक्सीन के अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। ठीक है, उस इम्यून रिस्पॉन्स में एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और मेमोरी टी और बी सेल्स जनरेट हुई, मतलब मेमोरी जनरेट हुई। ठीक है, तो अगर जैसे अच्छा खासा एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, मेमोरी जनरेट हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जो इम्यूनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, यानी दोबारा से अगर एक्सपोजर होता है कभी भी सेम पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है, जिसका वैक्सीन है उस पैथोजन के अगेंस्ट जब दोबारा से एक्सपोजर होता है तो उससे क्या होगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जो कि पहला जो एक्सपोजर है उससे कहीं ज़्यादा पोटेंट होगा। वो इतना पोटेंट होगा, इतना ह्यूज होगा कि उससे पैथोजन जो है वो सक्सेसफुली एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, और वो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट है एक्टिव इम्यूनाइजेशन का। तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस को समझना होगा, तो वो हम देखते हैं। तो ये आप फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये इम्यूनोलॉजी चैप्टर 1 में से है, ओवरव्यू ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो दिस फिगर शोज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट द एंटीजन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आप देखो तो दिस इज़ अ ग्राफ जो कि जिसमें कि आपको दिखा रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, वाई एक्सिस में देयर इज मैग्नीट्यूड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि कितना इंटेंस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, और एक्स एक्सिस में है टाइम। तो इसमें ये एक्चुअली दो ग्राफ्स हैं। ठीक है, फ्रॉम 0 to 28 डेज एंड फ्रॉम 0 to 28 डेज। तो यहाँ पे क्या है, एट 0 डे दिस इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड दिस इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, यानी कि जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब हुआ, प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब हुआ कि जब पहली बार एक्सपोजर होता है टू एनी एंटीजन और पैथोजन। जैसे यहाँ पे एंटीजन ए है और इसका फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हो रहा है इंडिविजुअल को,
तो एट द डे 0 जब एक्सपोजर होता है तो सबसे पहले कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ये वाला, ये जो नीचे वाला ग्राफ है, दिस इज इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, और ये जो दूसरा ग्राफ है ये है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का। तो आप देखोगे जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसको जनरेट होने में टाइम लगता है। तो आप देख सक रहे हो यहाँ पे 3 से 4 डेज में जनरेट होना शुरू होता है और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, और ये होते 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 ये आप देख सकते हो कि 14 डेज पे 14, 15, 16 डेज में पीक आ रही है यहाँ पे अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के, और उसके बाद फिर देयर इज़ अ डिक्लाइन। ठीक है, तो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो लेट इम्यून रिस्पॉन्स है, थोड़ा बाद में जनरेट होता है, और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो पहले से ही फ्रॉम द स्टार्टिंग डे 0 से ही शुरू हो जाता है, बिकॉज इट इज़ इनहेरेंट, इट इज़ ऑलरेडी देयर। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब क्या होगा कि जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें क्या होगा, मेमोरी जनरेट होगी, मेमोरी टी और बी सेल जनरेट होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि आफ्टर कुछ ईयर्स के बाद जब भी जो भी नेक्स्ट एक्सपोजर होगा, ठीक है, उसमें क्या है कि इसमें रिपीटेड सेम एंटीजन है, उसका रिपीट एक्सपोजर हो रहा है, यानी कि सेकेंडरी एक्सपोजर हो रहा है, सेकेंड टाइम एक्सपोजर हो रहा है। उसमें क्या है कि आप देख सकते हो 0 डे में ही इनेट इम्यून रिस्पॉन्स उतना ही हो रहा है जितना कि प्राइमरी रिस्पॉन्स या प्राइमरी एक्सपोजर के टाइम पे था। फर्स्ट टाइम एक्सपोजर के टाइम पे जितना इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था उतना ही सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम पे भी जनरेट हुआ है, उस पर कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, ये आप देखो कितना ह्यूज अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है ऑन द सेकेंडरी एक्सपोजर, जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है एंटीजन ए का। ठीक है, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, क्योंकि मेमोरी सेल्स, मेमोरी टी और बी सेल्स जो है वो ऑलरेडी होते हैं सर्कुलेशन में। तो जैसे ही एंटीजन एंटर करता है बॉडी में, तुरंत ही मेमोरी टी और बी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और पैथोजन को एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से। तो इन्फेक्शन या डिजीज़ नहीं होती है फिर। ठीक है, तो दिस इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, so active immunization can be achieved by natural infection with a microorganism, or it can be acquired artificially by administration of a vaccine. तो ये है, और अब आगे देखते हैं। Now see, we have vaccination programs, and these vaccination programs पूरे all over world में vaccination programs होते हैं. These are very effective as the common and life-threatening diseases have dramatically declined. तो ये जो मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स पूरे दुनिया में चल रहे हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं, क्योंकि इन मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स की वजह से कई सारी कॉमन और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जो हैं वो ड्रामेटिकली डिक्लाइन हुई हैं, उनका रिड्यूस हुई हैं, और कुछ डिजीजेस तो इरेडिकेट भी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड। पूरी दुनिया में अब स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, बिकॉज इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड ड्यू टू मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। तो इसमें से कई डिजीजेस तो इरेडिकेट, कुछ डिजीजेस जो हैं दे आर इरेडिकेटेड, और कुछ डिजीजेस जो है वो कमिंग टाइम, आगे आने वाले समय में इरेडिकेट हो जाएंगी। तो ये टेबल ये क्यूबी से मैंने लिया है। तो इसमें है इन्फेक्शियस डिजीजेस यूनाइटेड स्टेट्स में बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन्स। तो ये यूएस में 2010 तक कौन कौन सी जो डिजीजेस हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, वो वैक्सीनेशन के थ्रू रिड्यूस हुई हैं या फिर इरेडिकेट हुई हैं। तो 2010 का ये डाटा है, इसमें
आप देख सकते हो कि स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया और पैरालिटिक पोलियो बाय 2010 100% डिक्लाइन रिड्यूस हो चुके हैं, इरेडिकेट हो चुके हैं। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखें तो स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया और पैरालिटिक पोलियो एकदम ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा मीज़ल्स और जर्मन मीज़ल्स, इनका भी जो रेट है वो बाय 2010 ये काफ़ी मतलब नियर अबाउट 100% ही हो गया, ये इरेडिकेट रिड्यूस हो चुके हैं काफ़ी। और तो ये जो इतना जो डिजीजेज अभी इरेडिकेट हो चुकी हैं ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से ही हुई हैं। ओके, सो इंडिया में अभी स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ है, पोलियो इरेडिकेट हो चुका था, लेकिन इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद भी कर दिया गया था, लेकिन फिर कुछ केसेस आने की वजह से दोबारा से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। पर आगे आने वाले कुछ समय में पोलियो भी इरेडिकेट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। अच्छा, जो वैक्सीनेशन है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क एसोसिएटेड विद इट। एक रिस्क हमेशा रहता ही है, क्योंकि बाहर से आप पैथोजेंस दे रहे हो उन्हें इनएक्टिवेट करके या किसी और फॉर्म में, तो एक रिस्क तो एसोसिएटेड रहता ही है वैक्सीनेशन के साथ। उसमें क्या है कि एक रिस्क तो ये है कि इम्प्रॉपर एटेन्युएशन की वजह से डिजीज हो सकती है। ठीक है, इस तरह के केसेस हुए हैं कि अब जैसे जो पोलियो है, ठीक है, पोलियो में लाइव अटेन्युएटेड वायरस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अटेन्युएशन का मतलब होता है द पैथोजेनिसिटी ऑफ द पैथोजन इज एलिमिनेटेड। मतलब एक पैथोजन है वो उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि वो डिजीज ना कॉज कर सके, उसको अटेन्युएट कर दिया जाता है, यानी उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है और इनएक्टिव करके उसको इंजेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल में, ताकि वो डिजीज ना कॉज कर सके, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट जनरेट होता है, बहुत इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, अटेन्युएटेड लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन के अगेंस्ट। तो पोलियो के केस में लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन अगर माना कि कुछ गड़बड़ी हो गई और जो वायरस स्ट्रेन है उसको प्रॉपर अटेन्युएट नहीं किया गया, ठीक है, उसकी अटेन्युएशन हो नहीं पाई, तो लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन अगर गलती से दे दिया जाए किसी हेल्दी बच्चे को तो उसको डिजीज हो जाएगी, और ऐसे केसेस सामने आए हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर अटेन्युएशन की वजह से पोलियो हुआ है। ठीक है, सो इम्प्रॉपर अटेन्युएशन से डिजीज, तो ये रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा सेकेंड थिंग इज कुछ और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वैक्सीन की वजह से। उसमें एक एग्जाम्पल है rare but significant side effects from the original pertussis attenuated bacterial vaccine included seizures, encephalitis, brain damage and even death. तो ओरिजिनली परटूसिस के लिए परटूसिस एटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन दिया जाता था, जिसमें कि परटूसिस का जो बैक्टीरिया है उसको अटेन्युएट करके उसको इनोकुलेट किया जाता था ओरिजिनली। तो उसमें क्या था कि उसमें बहुत रेयर था, लेकिन उसमें बच्चों में सीजर्स, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन डैमेज और डेथ भी होती थी। ठीक है, तो ये जो परटूसिस का जो मैं बता दूं आपको वैक्सीन है, ये डीपीटी के साथ दिया जाता है, एक कॉम्बो दिया जाता है डीपीटी। डीपीटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ और कॉकटेल ऑफ डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस वैक्सीन। ये एक कॉम्बो में दिया जाता है, जिसमें डिप्थीरिया का बेसिकली डिप्थीरिया के तो एंटीबॉडीज होते हैं और टिटनस के भी एंटीबॉडीज होते हैं, और परटूसिस के क्या थे, होल सेल्स थे। होल सेल्स में अभी भी दिया जाता है, खैर तो डीपीटी दिया जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1991 के बाद इसको मॉडिफाई किया गया, तो परटूसिस पूरा बैक्टीरियल सेल्स की बजाय, अटेन्युएटेड बैक्टीरियल सेल्स की बजाय ए सेलुलर परटूसिस ये दिया जाने लगा। ये 1991 के बाद डेवलप हुआ। ठीक है,
तो अब डीपीटी की जगह पे डीएपीटी दिया जाता है। ठीक है, डीएपीटी में डिप्थीरिया है, टिटनेस है और ए सेलुलर परटूसिस है। यानी कि इस वैक्सीन में होल सेल्स नहीं, परटूसिस के होल सेल्स नहीं होते, परटूसिस कॉजिंग बैक्टीरिया के होल सेल्स नहीं होते, बल्कि बैक्टीरियल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सो ए सेलुलर परटूसिस ये दिया जाना चाहिए, ये 1991 के बाद डेवलप हुआ। तो अब क्या है कि आज की डेट में अगर इंडिया में हम देखें तो डीपीटी भी दिया जाता है और डीएपीटी भी दिया जाता है, ये दोनों ही वैक्सीन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो डीएपीटी को पेनलेस वैक्सीन के नाम से जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो इसलिए है क्योंकि जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जब डीपीटी दिया जाता है, क्योंकि डीपीटी में क्या है कि परटूसिस के क्योंकि होल सेल्स होते हैं तो बहुत बड़ा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और बहुत इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है परटूसिस के अगेंस्ट, क्योंकि पूरा पूरा सेल होता है। पूरा सेल अगर इनोकुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, और लेकिन ये इम्यून रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसमें बुखार भी आता है और इन्फ्लेमेशन होती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे इंजेक्शन होता है वहाँ काफ़ी रेडनेस और 3 दिन लग जाते हैं बच्चे को नॉर्मल होने में। ठीक है, वहीं पर ये जो डीएपीटी है क्योंकि इसमें पूरे सेल्स नहीं हैं, ठीक है, और इसमें कंपोनेंट्स हैं बैक्टीरियल, तो बहुत बड़ा इम्यून रिस्पॉन्स और बहुत इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है जितना इफेक्टिव डीपीटी के अगेंस्ट होता है। तो इसको पेनलेस वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी प्रोटेक्शन तो मिलती है, लेकिन हाँ फुल प्रोटेक्शन तो इसी से मिलती है। तो इंडिया में दोनों ही वैक्सीन चल रही है इसीलिए क्योंकि ये जो इन साइड इफेक्ट की बात हो रही है, सीजर्स, एंजाइटिस, ब्रेन डैमेज वगैरह, ये बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, तो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स डीपीटी से ही जनरेट होता है, इसलिए इंडिया में दोनों ही वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो ये पेरेंट्स के ऊपर होता है कि उनको कौन सा वाला वैक्सीन लगाना है। जिस डीएपीटी जो है ये बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वही इसको लगाते हैं, और डीपीटी जो है वो कॉमन हेल्थ सेंटर्स में, सरकारी जो इम्यूनाइजेशन स्कीम्स है वहाँ पे ये डीपीटी वैक्सीन लगता है। और कई पढ़े लिखे पेरेंट्स जो होते हैं वो डीपीटी ही लगवाते हैं ये सोच करके क्योंकि इस पर ज़्यादा इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। लेकिन ये जो डीएपीटी है ये इसको पेनलेस कहते हैं क्योंकि इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, तो बच्चे को तकलीफ भी ज़्यादा नहीं होता, बच्चा 1 या 2 दिन में नॉर्मल हो जाता है। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो हाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इन साइड इफ़ेक्ट्स के बावजूद वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स बहुत इफ़ेक्टिव रहे हैं डिजीज़ को इरेडिकेट करने के लिए, इसलिए वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनका वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुआ है और उनका वैक्सीन डेवलप होना चाहिए और उस पर काम भी चल रहा है। तो अब देखते हैं वैक्सीनेशन इन एडल्ट्स। तो रिकमेंडेशंस फॉर वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट्स डिपेंड ऑन द रिस्क ग्रुप। तो एडल्ट्स में वैक्सीनेशन होता है तो वो हम देख लेते हैं। तो एडल्ट्स को जो वैक्सीन लगाया जाता है व्हेन इट इज़ रिकमेंडेड, तो अगर जैसे चोट लग गई है अगर, या किसी एनिमल ने काट लिया है, कोई डॉग बाइट हो गई है, स्नेक बाइट हो गई है या मोंकी बाइट हो गई है, तो उस केस में वैक्सीनेशन जो है वो रिकमेंडेड होता है एडल्ट्स में भी। उसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी इम्यूनिटी जो है वो लो है, फॉर एग्जांपल एल्डरली पीपल जो है उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, विद एज इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उन्हें, प्राइमरी इन्फेक्शन जब हो जाए तो उनको फाइट करना बहुत मुश्किल होता है एल्डरली लोगों के लिए। तो उनके लिए अगर उनका वैक्सीनेशन हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, तो ये उनको प्रोटेक्शन दे सकता है। तो इंडिविजुअल विद रिड्यूस्ड इम्यूनिटी दे आर आल्सो रिकमेंडेड फॉर वैक्सीनेशन। जैसा अभी कोरोना के केस में है, कोरोना में जो एल्डरली हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है।
तो अब उनको भी अब वैक्सीनेट किया जाएगा। हालांकि इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से इवन उनको वैक्सीनेट भी किया जाएगा तो भी इम्यून रिस्पॉन्स उतना स्ट्रॉन्ग शायद ना जनरेट हो सके उनकी बॉडी में, लेकिन फिर भी कुछ प्रोटेक्शन तो उनको ज़रूर मिलेगी। सेकेंड थिंग इज मिलिट्री पर्सनल्स, उनको वैक्सीनेशन जो है वो रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि मिलिट्री पर्सनल जो हैं ये लोग जैसे जंगलों में जा रहे हैं लड़ने के लिए, इधर उधर कहीं कहीं जा रहे हैं, तो उनको कहीं वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब बिकॉज जो मिलिट्री पर्सनल्स है दे आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ अटैक बाय बायो वेपन्स, उन पे बायो वेपन से अटैक हो सकता है, तो इसीलिए इनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एंथ्रैक्स इज अ पोटेंट बायो वेपन, तो इसीलिए जो मिलिट्री पर्सन है उनको एंथ्रैक्स का भी वैक्सीनेशन दिया जाता है। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं अगर वो एंडेमिक एरियाज में जा रहे हैं तो उनको भी इम्यूनाइज किया जाता है। सो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इफ दे आर रूटीनली इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट एंडेमिक डिजीजेस सच एज कॉलरा, येलो फीवर, प्लेग, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, टाइफस एंड पोलियो। तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को भी इम्यूनाइज किया जाता है अगर वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ये पर्टिकुलर डिजीजेस हैं, so they are also immunized. So immunization against deadly disease anthrax has been reserved for workers coming into close contact with infected animals or animal products, and there is concern about potential use of anthrax spores by terrorists or in biological warfare, और इसकी वजह से भी जो मिलिट्री पर्सनल्स और सिविलियंस जो कि रिस्क एरिया में रहते हैं, जो कि हु आर एट रिस्क, दे आर रिकमेंडेड फॉर वैक्सीनेशन। इवन जो स्मॉल पॉक्स है दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज पोटेंशियल बायो वेपन, बिकॉज देखो जो स्मॉल पॉक्स है उसका मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला था और 1997 में लास्ट केस आया था स्मॉल पॉक्स का। 1997 के बाद स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया था। इंडिया में 1999 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए किसी को भी स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी 40-41 ईयर्स के लोग हैं और उनसे छोटे जितने भी लोग हैं, बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो दे आर नॉट इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो एज अ पोटेंशियल बायो वेपन यूज़ किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि चाइना जो है ये वायरस छोड़ दे हमारी कंट्री में और ये काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल पॉक्स का शिकार हो सकती है। एंड इट्स अ डेडली डिजीज़। स्मॉल पॉक्स जो है इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 30% to 34% रहता है, और जो बाकी लोग बच जाते हैं उनके चेहरे पे पॉक मार्क्स हो जाते हैं। तो काफ़ी डेडली डिजीज़ है। सो वैक्सीनेशन इज़ नॉट 100% इफेक्टिव। ये कोई भी वैक्सीन है वो कोई 100% इफेक्टिव कभी नहीं होता है। वैसे कोरोना वैक्सीन भी जो डेवलप हुए हैं किसी की कोई 93% इफेक्टिव है, तो कोई 95, तो कोई 96। 100% इफेक्टिव कोई भी वैक्सीन नहीं है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो इफ़ेक्ट है वो इंडिविजुअल हर इंसान का इम्यून सिस्टम अलग होता है, और जो सक्सेस है दैट डिपेंड्स अपॉन individual's immune system and some other factors are also there. So basically with any vaccine, कोई भी वैक्सीन होता है उसमें small percentage of recipients will respond poorly and therefore will not be adequately protected. ठीक है, लेकिन not to worry, so this is not a serious problem. ठीक है, अगर ऐसा हो भी गया तो this is not a serious problem. अगर इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ इम्यून टू एन इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, अगर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है अगर वो इम्यून हो किसी इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट, तो उससे क्या होता है कि
जो पैथोजन रिजर्वायर है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, अगर एक बड़ी पॉपुलेशन है उसमें अगर 65% से ज़्यादा लोग अगर इम्यून हैं, तो उसमें क्या है कि जो पैथोजन का रिजर्वायर है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जो नॉन इम्यून इंडिविजुअल्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, द चांस ऑफ अ ससेप्टेबल इंडिविजुअल कॉन्टेक्टिंग एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इज़ वेरी लो। ठीक है, ये जो फेनोमेनन है इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। आप लोगों ने सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी, अभी कोरोना के टाइम पे इसके बारे में बहुत बात हो रही है। कह रहे हैं कि दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि मोर देन 65% पीपल इन अ पॉपुलेशन व्हेन दे आर इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, देन हर्ड इम्यूनिटी इज डेवलप्ड। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इम्यून होते हैं, तो जो थोड़े बहुत लोग बीच में बचे होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाती है अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट, क्योंकि जो पैथोजन रिजर्वायर है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉपुलेशन है, कन्फाइंड एरिया है, उसके अंदर ये पॉपुलेशन है। ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, एक्स आई आई एन, ये सारे इंडिविजुअल्स हैं। तो इसमें क्या है कि जो ग्रीन कलर का जो आई है ये सारे वो लोग हैं जो कि इम्यूनाइज्ड हैं। ठीक है, और एक्स जो है ये वो लोग हैं जो कि इम्यूनाइज्ड नहीं हैं। ठीक है, और ये जो आई एन है ये वो लोग हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं, जिनको कि कहीं से इन्फेक्शन लेके आ गए हैं पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, ये इन्फेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा कि जो लाइक्लीहुड है ऑफ एक्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट टू आई एन, मतलब नॉन इम्यूनाइज्ड, द लाइक्लीहुड ऑफ नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन कमिंग इन कॉन्टैक्ट टू द इन्फेक्टेड पर्सन, दिस लाइक्लीहुड इज लाइकलीनेस इज लेस। ठीक है, ये इसकी जो इनके कांटेक्ट में आएंगे ये इसके चांसेस काफ़ी कम है। ठीक है, चांस की जो एक्स है वो आई एन के कांटेक्ट में आएगा ये काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो इम्यूनाइज्ड हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो रिजर्वायर हो गया, अब जैसे अगर आप पूरे पॉपुलेशन में देखो अगर, तो ये जो रिजर्वायर है पैथोजन रिजर्वायर ये काफ़ी कम है। ठीक है, ये जो आई एन है, मतलब ये जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, इनका क्या होगा, देखो जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं इनके दो फेट होंगे, या तो ये इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इन्फेक्शन से फाइट करेंगे नहीं, और जो भी है डिजीज़ ओवरकम कर जाएगी, मर जाएंगे, या तो ये इम्यूनाइज हो जाएंगे और आई में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि एक्स का आई एन के साथ कांटेक्ट में आना जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बहुत। तो एक्स जो है वो नहीं भी अगर ये इम्यूनाइज्ड हैं, अगर ये कमज़ोर हैं, नहीं इम्यूनाइज्ड हुए हैं, तो भी ये प्रोटेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सो चांस ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल कॉन्टैक्टिंग एंड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इज वेरी लो। ठीक है, तो ये जो एक्स है ये ससेप्टेबल इंडिविजुअल है, इसका इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ कॉन्टैक्ट में आना जो है वो, इसका जो चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है, और इसी की वजह से इन इंडिविजुअल्स को, द ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स, इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो ये मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं दे कन्फर हर्ड इम्यूनिटी and thus play important role in reduction and eradication of several infectious diseases. तो पैसिव इम्यूनाइजेशन को लेके एक पॉइंट में डिस्कस करना चाह रही थी। ये इसमें क्या है कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इज दैट विच एन इन्फेंट रिसीव्स फ्रॉम इट्स मदर। ठीक है, एंटीबॉडीज आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा ड्यूरिंग द लास्ट 1 to 2 months of pregnancy, and as a result full term infant will have the same antibodies as its mother, and these antibodies will protect the infant from certain diseases for up to a year, and the protection is better against some diseases, for example measles, rubella, tetanus, इसमें diphtheria भी है,
पोलियो है, परटूसिस है, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज ट्रांसपोर्टेड होती हैं वो ज़्यादातर जो लास्ट 1-2 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उस दौरान ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद पूरे 1 साल तक ये एंटीबॉडीज़ उसे प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तो ये एंटीबॉडीज़ होगी, और जो मदर के मिल्क से जो IgA मिलता है बच्चे को, वो भी उसको प्रोटेक्शन देता है। 2 चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो इंडिया में फॉलो होता है, ठीक है। इसमें अगर अभी देखूँ तो प्रेग्नेंट मदर जो है उनको भी वैक्सीन लगता है, ठीक है। इसमें ये TD1, TD2, TD बूस्टर ये लगता है। इसमें TD क्या है, टेटनस और डिप्थीरिया का वैक्सीन जो है ये लगता है, ठीक है, मदर को लगता है। और ये क्यों लगता है मदर को ये वैक्सीन, ठीक है। ये बेसिकली TD क्या है, ये एंटीबॉडीज़ ही हैं, ठीक है, डिप्थीरिया और टिटनस के अगेंस्ट। तो ये मदर को इसीलिए लगता है, प्रेग्नेंट मदर को, ताकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के पास पहुंच जाए, ठीक है, और फीटस के बॉडी का पार्ट बन जाए, क्योंकि एंटीबॉडीज़ हैं वो फीटस में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये उनको डिप्थीरिया, जन्म के बाद 1 साल तक डिप्थीरिया और टेटनस से बचाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, also see this table 17.5 QB immunology, common agents used for passive immunization। तो ये सारी डिजीजेज हैं और ये सारे एजेंट्स हैं जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो इस टेबल को आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा और इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट वैक्सीन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।